नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीएनएम न्यूज स्टूडियो से। मैं हूं सपना, लेकर आई हूं दिन भर की खबरें। लेकिन सुर्खियों पे नजर डालें उससे पहले नजर कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों पर। विश्व भर में कोरोना के अब तक 24 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में संख्या 3 करोड़ 40 लाख के पार चली गई है। गुजरात में अब तक 8,26,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर, देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। आखिरकार डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को आजीवन कारावास, रंजीत हत्याकांड मामले 31 लाख का जुर्माना भी। ईद मिलादुन नबी की गाइडलाइन में सरकार को करना पड़ा बदलाव, अब 400 लोगों के साथ एक इलाके में निकलेगा जुलूस। और वडोदरा कोर्ट में न्याय की गुहार के साथ शख्स का आत्मविलोपन, कोर्ट के बाथरूम में पेट्रोल डालकर लगाई आग। उन्नीस साल पुराने रंजीत हत्याकांड मामले में आखिरकार हरियाणा के डेरा सच्चा सौदा के अध्यक्ष गुरमीत राम रहीम को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हत्या के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 4 अन्य को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। राम रहीम व अन्य को साल 2002 में पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में 8 अक्टूबर को दोषी ठहराया गया था। सजा के ऐलान से पहले हरियाणा के पंचकुला जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करते हुए धारा 144 लागू कर दी गई। सीबीआई ने डेरा प्रमुख की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि पीड़ित ने उसे भगवान की तरह माना और आरोपी ने उसके खिलाफ अपराध किया। दरअसल रंजीत सिंह की साल 2002 में 10 जुलाई को हत्या कर दी गई थी। घटना के 19 साल बीत जाने के बाद इस महीने की शुरुआत में राम रहीम समेत 5 लोगों को दोषी ठहराया गया था। मामले की पूरी बहस 12 अगस्त को पूरी कर ली गई थी। आखिरकार आज राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। राज्य सरकार द्वारा कल जारी की गई गाइडलाइंस के बाद मुस्लिम समुदाय में विरोध के सुर उठ रहे थे, जिसके चलते सरकार ने यू टर्न लेते हुए ईद के जुलूस की गाइडलाइंस में बदलाव किए हैं। गुजरात राज्य सरकार द्वारा त्योहारों को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई, जिसमें 19 अक्टूबर को मनाए जाने वाले ईद मिलाद उन नबी की गाइडलाइन में सुधार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जो जुलूस मोहल्ला तक ही सीमित रहेगा उसमें 400 लोग हिस्सा ले पाएंगे और जिन्हें एक से ज्यादा इलाके में जुलूस निकालना होगा वो सिर्फ 15 व्यक्ति और एक वाहन की मर्यादा में जुलूस निकाल पाएंगे। ईद मिलाद के जुलूस का आयोजन सिर्फ उसी दिन यानी 19 अक्टूबर को किया जा सकेगा। कम से कम समय में कोविड की गाइडलाइंस के तहत जुलूस को संपन्न करना होगा। साथ ही गुजरात सरकार ने 10 नवंबर तक गुजरात के 8 महानगर अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत, जामनगर, जूनागढ़, गांधीनगर और भावनगर में रात्रि कर्फ्यू बढ़ा दिया है। रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू इन 8 महानगरों में लागू रहेगा। न्याय की तलाश में हर कोई पहुंचता है कोर्ट, मगर जब बरसों कोर्ट के चक्कर काटने के बावजूद हताशा ही मिले तब कोई क्या करे। ऐसे ही एक हताश शख्स ने आज वडोदरा कोर्ट में आत्मविलोपन की कोशिश की। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये डायलॉग भले ही किसी फिल्म का है, मगर किसी के जीवन में हकीकत बन जाए तो क्या हो। वडोदरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सोमवार को 2013 से न्याय की उम्मीद में कोर्ट के चक्कर लगा रहे एक शख्स ने अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की। इतने सालों से न्याय की गुहार लगा रहे इंद्रवदन दवे ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पहले माले पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने अपने शरीर पर केरोसिन छिड़ककर आत्मविलोपन करने की कोशिश की। उस शख्स की चीख पुकार से सभी लोग मौके पर पहुंचे और वकीलों ने फौरन आग बुझाने की कोशिश की। आत्मविलोपन में आग के चलते इस शख्स की पीठ झुलस गई। इस घटना से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। पीड़ित व्यक्ति को फौरन गोत्री अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जहां उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। परेशान इंद्रवदन दवे ने न्याय नहीं मिल रहा होने के आरोप लगाते हुए बताया कि वकील, जज और पुलिस की मिलीभगत से मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मैं पैसों से बर्बाद हो गया हूं।
और अब कोर्ट मुझे ही सजा सुनाने की फिराक में है। वकील साहब हमारा बहुत बढ़िया बंदा छेतरपीटी કરીને વિગતો દાગીનો રૂપિયા બધું લઈ લીધેલું છે। વકીલ સાહેબ ઓલી પેલી બગતોથી કેસો ચાલે છે, ન્યાય મળતો નથી। મારો ભાઈ ઘરના બાળકોનું પાલન પોષણ કરે કે વકીલ સાહેબ વડા પીવા માટે રૂપિયા લઈને દોડી ઘર બાર બધું ખૂંચવી લીધેલું છે। આ બધા વકીલ સાહેબ ઓલી પેલી બગતથી અદાલતો ચાલે છે। સામેવાળા બાળકાઓ સિલેલા ચૂંટાયેલા બોડીને વકીલોને રાખીને અમારા કેસોને રફે દફે કરી નાખે છે। મને ખોટો સાક્ષી બનાવી અને પુરાવો નથી વગાયા। 10/571/2013ના કેસની અંદર આ લોકો મન ફાવે એવા કાગળિયા પર સહીઓ લઈ અને કેસોને રફે દફે કરી નાખે છે। 138નો કેસ છે, 138 મારા ભાઈનો કેસ છે। એ કેસમાં પુરાવા હોવા છતાં પુરાવા મંગાવતા નથી। હાઈકોર્ટમાં જઈએ છીએ, નીચલી અદાલતની ભૂલો સુધારવા તો ત્યાં પણ બધું ફાઇલ કરી નાખે છે। તમે હારી ગયા। કોઈ નકલનો મતલબ સમજાવવા તૈયાર નથી। ઉપરથી એમ કહે છે તમારે કાંઈ સુપ્રીમમાં જવાની તાકાત છે? સુપ્રીમમાં જવાની તાકાત છે? અહીંયા જ લૂંટી લીધા અમને, તો સુપ્રીમમાં ક્યાંથી જવાના છે? અને સુપ્રીમમાં જવા માટે કોઈ માર્ગદર્શન બી નથી આવતું। જે વકીલ સાહેબો પાસે ફાઇલો લઈને જઈએ છીએ એ વકીલ સાહેબો ફાઇલો વાંચે, રૂપિયા લઈ લે છે અને કહે છે આમાં કશું નહીં થાય। હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ કાયદો એવો નથી કે ફાઇલ થઈ ગયેલા કેસો ફરી નાખવું લે। હવે 307નો કેસ બનાવ્યો છે, પાછો 307માં એ લોકો સજા કરવાની તૈયારી કરે છે। અમારા રૂપિયા પૈસા નાખીનો મકાનો લીધા પછી બી હવે એ લોકો સજા કરવાની તૈયારીઓ કરે છે। મારો બિરેક છે, મારા ભુવન ભાણિયાઓએ મારી ભાઈ ને માતાએ જોડે છેતરપિંડી કરી દાગીનો રૂપિયા મકાનો બધું લઈ લીધેલું છે। એના બદલામાં મારા ભાઈને ચેક આપેલો છે, ચેક બાઉન્સ થતા કેસ કરેલો છે 138 મુજબનો। મારી માતાને કોની જોડે પરણાઈ છે, ભાણિયો પૌત્ર વધુ બનીને લોન લીધેલી છે। મારી બેન પૌત્ર વધુ બનીને લોન લીધેલી છે। કોઈ પુરાવા મંગાવતા નથી। મારી માતાને કોની જોડે પરણાઈ છે એ મારે જાણવું છે। મારી માતાને કોની જોડે પરણાઈ છે? મારે ન્યાય જોઈએ। મારા ભાઈને ન્યાય અપાવો। મારા ભાઈને ન્યાય જોઈએ છે। કોઈ ન્યાય અપાવવા તૈયાર નથી। પુરાવા મંગાવવા તૈયાર નથી। કોઈ કેસાવડી પીલી ભગતની અદાલતો ચાલે છે, કોઈનું સાંભળવા તૈયાર નથી। મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબને કશું કહેવા જઈએ તો મેજિસ્ટ્રેટ સાહેબો કહે છે અમને કશું નહીં કહેવાનું। 107ની અંદર આ લોકોએ ઉલ્લેખ કરેલો છે એ 10/571ના કેસનો, તે લોકો વકીલ સાહેબો કોઈ મંગાવવા તૈયાર જ નથી। એ ફરી પાછો કેસ કેમ મંગાવીને ન્યાય અપાવવા તૈયાર નથી। અમારી જોડે કોઈ ડિસ્કસ કરતા નથી વકીલ સાહેબો। મેં જાતે ગયો છું, વાહ મને અમને ન્યાય જ નથી મળતો। પેટ્રોલ લઈને ગયો તો અમને ન્યાય નથી મળતો એટલે જજ સાહેબ નથી સાંભળતા। મારે સાહેબ એમ કહે છે કે તમારે જે કહેવું તે વકીલ સાહેબને કોની તમારી પેન ચાલશે। RS રાજપૂત સાહેબ હતા, બદલી થઈ ગઈ છે। શું કરીએ અમે, પણ અમને કોઈ ન્યાય કોઈ સાંભળવા તમે આટલા ઉભા રહીને બે શબ્દો સાંભળવા તૈયાર છો। વકીલ સાહેબો પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈએ તો પોલીસ વાળા કોઈ સાંભળવા તૈયાર નથી। પેટ્રોલ નાખ્યું, સળગ્યું। પેટ્રોલ નાખ્યું, લાઇટર લગાવ્યું અને સળગ્યો। મારા પરિવારમાં મારા ભાઈ અને મારા ભાભી ને બી એમના દીકરાઓ, હું એકલો વર્ષોથી અલગ હતો। મારા ભાઈએ કરેલો છે। મને ખોટો સાક્ષી બનાવીને કેસ રફે દફે કરી નાખ્યો છે। હવે 307નો કેસ બનાવેલો છે। 307માં ખોટી સજા કરવાની તૈયારીમાં છે એ લોકો। પેલો કેસો એ લોકોએ હથિયારનો કેસ બનાવેલો છે। હથિયારનો કેસ બનાવેલો છે। खोटो केस उभो करेलो छे। हमारे देश में कई ऐसे किस्से देखने मिलते हैं कि न्याय की गुहार लगाते लगाते इंसान उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाता है जब इस धरती से उसका जाने का वक्त हो जाए। क्या हमारी न्याय प्रणाली में कोई बदलाव हो सकता है? क्या इस कदर धीमी गति से हमारे न्यायालय काम करते हैं? क्यों वक्त रहते हर मसले के फैसले नहीं होते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो आम लोगों को हमेशा सताते हैं, मगर जवाब में कुछ भी हासिल नहीं होता। और फिर होता है आत्मविलोपन का प्रयास, जो आज वडोदरा कोर्ट में हुआ। अफसोस इस बात का है कि ऐसे आत्मविलोपन से भी कोई खास असर न्याय प्रणाली में नहीं दिखता है।
वडोदरा महानगर पालिका द्वारा आज प्रधानमंत्री आवास योजना के फॉर्म वितरित करने का नोटिस दिया गया था, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग फॉर्म लेने मौके पर पहुंच गए और सुबह से ही कतारों में लगे हुए लोग दिन भर परेशान हुए। वडोदरा महानगर पालिका के अफोर्डेबल हाउसिंग विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हरणी, गोत्री, सुभानपुरा और कलाली में तैयार होने वाले सरकारी आवास का आवंटन के फॉर्म वितरण का कार्यक्रम रावपुरा में आयोजित किया गया था, लेकिन यहाँ अंधाधुनी और अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। आवास के फॉर्म्स लेने ज्यादा लोग एक ही जगह पर एकत्रित हो गए और व्यवस्था चरमराई सी नजर आई। મકાન માટેના ફોર્મ માટેના માટે આવ્યા છે। અમે સવારે કાલના 8 વાગ્યાના આવ્યા છે। કશી નથી ભાઈ વ્યવસ્થા તો હમણાં આ કાલના તાપમાં બધા ઊભા છે, કશું એ નથી, પણ આવું ના કરવું જોઈએ। એરિયા વાઇઝ જો રાખ્યું હોત તો આટલી બધી ગર્દી ના થાત અહીંયા। એવું મકાન મળે ને સસ્તા ભાવે એટલા માટે ફોર્મના માટે આજે મકાન રાતે 10 વાગ્યાના આવીને ઊભા છે। આ નરેન્દ્ર મોદીના આવાસ યોજનાવાળા રૂમ જે આવ્યા છે એના ફોર્મ નીકળ્યા છે, એની માટે અમે આવ્યા। ટોકન નહીં મળ્યું, લાઈનમાં ઊભા છે અમે લોકો। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हमारे वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग डिपार्टमेंट द्वारा कुल 4 नई स्कीम अभी लॉन्च हुई है। तो वो स्कीम के रिगार्डिंग हमने पब्लिक को अलॉटमेंट के लिए नए फॉर्म इशू करना आज से चालू किया है हमने। तो सारे जितने भी पब्लिक है उनको हम आधार कार्ड देने के बाद उसके सामने उनको एक फॉर्म इशू करते हैं और एक पर्सन को एक ही फॉर्म इशू करते हैं हम यहाँ से। और बाकी बहुत सारे लोग आज आए हैं, तो कोरोना की सिचुएशन देखते हुए हमने सबको टोकन देने का डिसीजन दिया है। तो अभी सबको टोकन दे रहे हैं हम, जितने भी आए हैं किसी को वापस ऐसे नहीं जाने दे रहे हैं, सबको टोकन दे रहे हैं अभी यहाँ से। ये सारे मकान 5.5 लाख रुपए के हैं और ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, जो निचली गरीब कक्षा के लोग होते हैं, उनके लिए ये मकान बनाए गए हैं। और ये हरनी, गोत्री, सुभानपुरा और कलाली, ये 4 एरिया में ये मकान बनाए गए हैं। हमारा एक्चुअली 10:30 बजे का टाइम है, पर सुबह से लोग अननेसेसरीली पैनिक कर रहे हैं और 8:30 बजे से लोग आए हुए हैं। वडोदरा में एसटी विभाग के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात के एसटी विभाग में हजारों कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में इन कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वडोदरा में भी रिस्को स्थित एसटी निगम कार्यालय में मामले पर विरोध प्रदर्शन कर उनकी मांगे पूरी करने की मांग की गई। कर्मचारीओना खूब ज लांबा समयना घणा बधा प्रश्नों પડતર છે। એ પડતર પ્રશ્નોની માંગણીઓ સંદર્ભે અમે છેલ્લા 1 મહિનાથી આંદોલનના કાર્યક્રમો કરી રહ્યા છે। સરકાર શ્રી સુધી અમે અમારી વાત પહોંચાડેલી છે, પરંતુ કોઈ કારણોસર આજ દિન સુધી નિર્ણય આવેલો નથી। અમે 8 તારીખથી એસટીને 100% આખા ગુજરાતની અંદર હડતાલ પાડીને એસટીના પૈડા સંભાવી દેવાના હતા, પરંતુ તત્કાલીન બદલાયેલી સરકાર, તત્કાલીન બદલાયેલું મંત્રીમંડળ અને તેઓની સાથે થયેલી મિટિંગની અંદર એવું આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું કે અમને થોડો સમય આપો, અમે ટૂંક સમયની અંદર લગભગ 12, 13, 14 તારીખની અંદર એક મિટિંગ કરીશું તમારી સાથે અને મેનેજમેન્ટ સાથે, અને કર્મચારીઓના પ્રશ્નો બાબતે સુખદ સમાધાન લાવી અને આગામી સમયની અંદર હડતાલ ના થાય એવું વાતાવરણ ઊભું કરીશું। પરંતુ દુઃખની વાત એવી છે કે ગઈકાલ સુધી મિટિંગ થઈને કદાચ આજે મિટિંગ છે, પણ આજ દિન સુધી કોઈ પરિણામ આવ્યું નથી। એના કારણે એસટી આખા ગુજરાતના તમામ કર્મચારીઓ તારીખ 20ની રાત્રે 12 વાગ્યા એટલે 21 તારીખની શરૂઆતથી 100% એસટીના પૈડા થંભાવી દઈશું। એસટી બંધ થઈ જશે। ભૂતકાળની અંદર પણ એસટી બંધ થઈ છે અને પ્રજાને પણ હાલાકી ઊભી થશે। તો એના માટે સંપૂર્ણ સરકાર જવાબદાર હશે, કેમ કે ખૂબ લાંબા સમયથી અમે સરકારને અલ્ટિમેટમ આપ્યું છે, અમારા મેનેજમેન્ટે અલ્ટિમેટમ આપ્યું છે, પણ આજ દિન સુધી કોઈ નિરાકરણ આવેલ નથી। वीएनएम न्यूज में आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी है। Makeup is your finishing touch and is your final accessory. As correctly said by Marc Jacobs, join with me in India's largest ever online makeup webinar, where I am going to teach you how to do self makeup in easiest way possible. I would like to thank all my partners who have supported me all through these: Ladies Circle India, Makeup Station Surat, VNM TV, Wedding Gujarat. Thank you so much for being a part of this webinar. We are going to make it huge. पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ
पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्सवेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। I'm the joy. वडोदरा के निकट है विश्व का 8वां अजूबा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसे देखने रोजाना हजारों की संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। लेकिन इस महीने 5 दिनों तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बंद रखा गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के लिए गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया आने वाले हैं, जिसकी तैयारियों के भागरूप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सैलानियों के लिए बंद रखा गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रबंधन ने वेबसाइट पर मामले की जानकारी सैलानियों तक पहुंचाई है। वडोदरा के निजामपुरा की आशियाना सोसाइटी में लूट के इरादे से आए सोनी व्यापारी पर फायरिंग किए जाने की घटना सामने आई है। वडोदरा के निजामपुरा की आशियाना पार्क सोसाइटी में बीती रात 2 लोगों द्वारा छाणी में सोना चांदी की दुकान चलाने वाले व्यापारी के घर के पास फायरिंग की गई थी, जिसमें ज्वेलर्स भावेश सोनी को पैर में चोट भी पहुंची है। मामले की जानकारी मिलते ही उच्च पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दुकान બંધ કરીને ઘરે પરત આવ્યો અને ગાડી પાર્ક કરીને બહાર ગાડી પાર્ક કરી અને હું મારા દુકાનનો જે થેલો હોય છે મારો એમાં જે હિસાબના કાગળને મારું ઓર્ડર બુક ને હોય છે એ કાઢવા હું બહાર નીકળ્યો અને મારા હાથમાં એક પાર્સલ હતું જમવાનું, એ જે મેં વચ્ચેથી લીધું હતું, એટલે પાર્સલ લઈને હું પાછળ દરવાજો ખોલવા ગયો। એમાં 2 જણ મારી સામે આવી અને એકદમ બાઇક પાર્ક કરીને 2 જણ આવેલા। એમાંથી એક જણે મારા ગાડીનો બીજો દરવાજો ખોલવાનો પ્રયાસ કર્યો અને બીજા જણે એના હાથમાં રિવોલ્વર હતી એ કાઢી અને મને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો, પણ મેં પેલા ભાઈને ધક્કો મારી અને પેલા ભાઈને જે મારા હાથમાં પાર્સલ હતું એ મારવાનો ટ્રાય કરતા એને ફાયરિંગ કર્યું। એટલે ફાયરિંગ જે કરી એમાં મને આ એક ગોળી પગમાંથી વાગી અને નીકળી ગઈ પગમાં અડીને, અને એમાં બુઆને અવાજ જે ગોળીનો આવ્યો એમાં મારા ઘરેથી મારા વાઈફ અંદર ઘરમાંથી આવ્યા, બહાર દોડી આવ્યા અને આજુબાજુવાળા બધા સોસાયટીવાળા બહાર આવી ગયા। એ બોમ્બ કરતા એ લોકો એક બાઇક પર 3 જણ ભાગી ગયેલા અને બીજી એક જે બાઇક હતી એ બે બી ભાગી ગયેલો સાથે। હા, એ કંઈ રોજ એ લોકો કંઈક રોજ મારો ધ્યાન રાખતા હોય, દુકાનેથી આવતાનો ટાઈમ જોઈ અને પીછો કરતા હોય અને લૂંટના ઈરાદે એ લોકો આવેલા હોય એવું મને લાગે છે અને એ રીતનો બનાવ છે બન્યો છે અને પોલીસને જાણ કરેલી છે અને તપાસ ચાલુ। એટલે એમનો અવાજ આવ્યો એકદમ બૂમો પાડવાનો અને મને ઘરનો અવાજ તો સંભળાયો, પણ મને એકવાર એવું થયું કે ફટાકડો ફૂટ્યો હશે। એટલે અમે લોકો અવાજ આવ્યો એટલે વધારે મને એવું થયું કે મારા હસબન્ડનો છે, એટલે હું દોડીને એકદમ બહાર આવી। તે સુધી તો એ પેલાને પકડતા પકડતા પડી ગયા, એટલે મારું એમનું ધ્યાન એમની તરફ હતું ને બધા એટલે 4-5 જણ દોડ્યા, પણ એ ચોર ભાવેશ ને એમનાથી મગજમાં એ પકડો બોલાવ્યું, એટલે ચોર બોલ્યા હોત તો કદાચ વધારે દોડત બધા, પણ એકદમ પકડો કરીને છે બીજી ગાડી છે ને પેલી ત્યાં સુધી નહીં ગયા। આશિયાના પાર્ક સોસાયટીમાં ભાવેશભાઈ સોની નામના ઈસમ છે, એમને એમના ઘર પાસે 4 વ્હીલ ગાડી ઊભી રાખી। એ દરમિયાન બાઇક ઉપર 4 જણા 2 બાઇકમાં 4 જણા આવેલા અને એમણે લૂંટ કરવાની કોશિશ કરેલી અને ઝપાઝપી બંને વચ્ચે થઈ અને એ દરમિયાન પોતાની પાસેના વેપનમાંથી फायरिंग કરેલું છે। એ બાબતે ગુનો નોંધી હાલમાં તપાસ તજવીજ ચાલુ છે। वडोदरा के कई इलाकों में पड़े बड़े बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका है कि सुध लेने के लिए तैयार नहीं। वडोदरा के इलोरा पार्क में सरदार बाग जाने वाली सड़क पर 10 दिनों से एक बड़ा सा गड्ढा पड़ा हुआ है, जिसकी शिकायत बार बार वडोदरा महानगर पालिका से किए जाने के बावजूद कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसे में यहाँ अप्रिय घटना का डर बना हुआ है। 8-10 दिन हो गए, कोई आता नहीं है। एक दिन गाड़ी भी चली गई थी अंदर, और कोई आता ही नहीं रिपेयर करने। कोई देखने आया था? कोई नहीं आया था, बस एक दिन हो गया। कोर्ट पे कोई भेजो, ऐसा कोई का एक्सीडेंट होता है, एक दिन गाड़ी भी चली गई थी अंदर, भेजो रिपेयर करो।
गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने वडोदरा का दौरा कर वडोदरा में कानून व्यवस्था चाक चौबंद और पुख्ता बनाने पर जोर दिया। गुजरात राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी वडोदरा के दौरे पर आए और इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों संग बैठक का आयोजन कर वडोदरा में आपराधिक वारदातों की समीक्षा की। हर्ष संघवी ने वडोदरा को ड्रग्स के दूषण से दूर रखने, वडोदरा के लोगों को ब्याजखोरों से बचने जैसे मुद्दों पर जोर दिया। हर्ष संघवी ने वडोदरा पुलिस विभाग की शी टीम की मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की। इस दौरान उन्होंने वडोदरा में बढ़ रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर रोक और ईद मिलाद उल नबी के जश्न की गाइडलाइन पर भी जानकारी दी। तो पुलिस स्टेट द्वारा पाडवामां आवी रेड होय के लोकल द्वारा पाडी, पुलिस एक ज छे। पुलिसનું કામગીરી સારી રીતે નિભાવે છે। તમામ ડિપાર્ટમેન્ટ પોતપોતાની બાતમીના આધારે કામ કરતી હોય છે। સ્ટેટના ડિપાર્ટમેન્ટને જે કંઈ બાતમી મળી એટલે સ્ટેટ મોનિટર દ્વારા આ રેડ પાડવામાં આવી અને આ જ પ્રકારે લોકલ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા બી કામગીરી કરવામાં આવે છે। મેં આપને જણાવ્યું એમ કે પોલીસની સ્ટ્રેન્થ હજી વધુ મજબૂત કરવા માંગે છે। તેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોહિબિશનના જે એક્ટ છે એ વધારે મજબૂતાઈથી આ શહેરની અંદર આપણે પાલન કરાવી શકીએ તે માટે અમારો પ્રયત્ન રહેશે। જો એક્શન પ્લાન તો તમને એવું લાગે છે કે મારે જાહેર કરવું જોઈએ? આપણે દૂષણને નાથવાનું છે। એટલે હું એવું માનું છું કે જે પ્રકારે સામાજિક સંસ્થાઓ, પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ, ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, એ જ પ્રકારે મીડિયાએ બી આ દૂષણને નાથવા માટે આપણે સૌએ સાથે મળીને પ્રયત્ન કરવો પડશે। પોલીસનો દંડો તો કામ કરશે જ, અલગ અલગ સામાજિક સંસ્થાઓ દ્વારા કાઉન્સિલિંગનું બી કામ કરવામાં આવશે, પરંતુ આપણે આપણા શહેરમાં, આપણા રાજ્યમાં આ દૂષણને ઘૂસવા નથી લેવું, તે માટેનો આ પ્રયત્ન છે। એટલે તમે મારી ઉપર વિશ્વાસ રાખો, પોલીસની ટીમ ઉપર વિશ્વાસ રાખો। અમે ખૂબ સારી રીતે આ શહેરમાં ડ્રગ્સનું દૂષણ ના ઘૂસે તે માટેના પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહ્યા છે। વ્યાજખોરોના કોઈ બી પ્રકારના ત્રાસ હોય તો આપ ડાયરેક્ટલી વડોદરા પોલીસ કમિશનર શ્રીનો સંપર્ક કરી શકો છો। મને વિશ્વાસ છે કે વડોદરાની પોલીસ આ પ્રકારના કોઈ બી લોકોને વડોદરા શહેરમાં ફાવવા નહીં લેશે। તમને ક્યાંય બી અસંતોષ હોય તો આપ મને બી ડાયરેક્ટ ફોન કરી શકો છો। કોઈ બી પ્રકારની તકલીફ નહીં પડવા લઈએ અને વ્યાજખોરો ઉપર કડકમાં કડક પગલાં લેવાશે। ખાસ કરીને વડોદરાને આવનારા દિવસોમાં જે પ્રકારે ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું પ્રમાણ વડોદરામાં વધતું જાય છે, જે પ્રકારે વડોદરાના પોલીસને હજુ વધુ અત્યાધુનિક કરવા માટે જે કોઈ કામ સરકાર લેવલે પેન્ડિંગ છે એની માંગ સૌ ધારાસભ્યશ્રીઓ પાસેથી જે આવેલી છે એ માંગને આવનારા દિવસોમાં સરકાર દ્વારા કઈ રીતે પૂર્ણ કરવામાં આવશે એ બાબતે બી ચર્ચા કરવામાં આવી છે। અને કામગીરીનું જ્યારે મેં નિરીક્ષણ કર્યું અને નિરીક્ષણ દરમિયાન જ્યારે રજિસ્ટર ખોલીને જોયું અને એ રજિસ્ટર ખોલીને જ્યારે જોતા જોતા એક કોલ મેં જોયો કે એક વિસ્તારના વડીલોને બેંકમાં જવું છે અને 2 દિવસ પછી બપોરે 1 વાગે એ લોકોને ઘરેથી બેંક સુધી લઈ જવાની વ્યવસ્થા કરવાની છે। એની એક્ઝેક્ટ બાજુની કોલમમાં એ સૂચના કોને ફોરવર્ડ થઈ છે એ લખવામાં આવેલું હતું અને એક્ઝેક્ટ એની બાજુની કોલમમાં એ કામ કઈ રીતે પૂર્ણ થયું છે એ લખવામાં આવેલું હતું। એટલે આપણા સૌના મનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક હંમેશા પોલીસની એક અલગ ઇમેજ હોય છે, પરંતુ પોલીસ આ સંવેદના જોડે કામ કરતી હોય એવા દ્રશ્યો भी વડોદરાની અંદર अलग अलग કિસ્સાઓના માધ્યમથી મને जानकारी મળી છે। गुजरात के लखतर में एक वृद्ध से चाकू की नोक पर हुई लूट का मामला सामने आया है। गुजरात स्थित लखतर तालुका में एक वृद्ध को चाकू की नोक पर एक महिला और 2 पुरुष लुटेरों ने 20,000 रुपए समेत कई कीमती सामान की लूट कर वारदात को अंजाम दिया। इस घटना के बाद वृद्ध ने पास के सायला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर आगे की कार्यवाही की मांग की है। નીકળ્યા છે અને મારા નીકળતા
વાકડી માથે 2 જણાએ બળીને આજમી થઈને મને ચાલી અને મને આ મારી વસ્તુ બધી કાઢી લીધી. અમે બેઠા હતા લખતેથી આવતા હતા સાયલા આવતા હતા તે સાયલાવાળા 12 પાસ રોડ થતા ને પાછા લીમડીવાળા રોડ મેં કીધું ઊભી ના રાખીને મારા બેટા બાયડી સ્વાટે જેવું 2 કરોડ લઈ ગયા, દાળ એક લઈ ગયા, ચાન સાંજની ચાન લઈ ગયા, સાનાના બટન લઈ ગયા, 20,000 रुपया मारा लई गया. गुजरात के बनासकांठा में ग्राम पंचायत के चुनाव से पहले सरपंच ने दरबारगढ़ में बैठक का आयोजन किया. गुजरात बनासकांठा स्थित देवदार में बहुत ही जल्द ग्राम पंचायत के चुनाव शुरू होने वाले हैं, जिसके चलते देवदार के सरपंच राजवी गिरिराज सिंह वाघेला ने विभिन्न नेताओं के साथ आने वाले चुनाव पर बैठक की. इसी के साथ गांव के विकास की बात स्थानीय लोगों तक पहुंचाने के लिए सरपंच ने गांव में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं समेत बड़ी संख्या में नेता भी शामिल हुए. लगातार बारिश होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जलभराव की समस्या बनी हुई है. वहीं बिजनौर में बारिश के चलते एक मकान की छत गिरने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई है. बंगाल की खाड़ी में बने नए चक्रवाती सिस्टम से वेस्ट यूपी में झमाझम बारिश हो रही है. बारिश से जहां मौसम सुहावना हो गया है, वहीं कई स्थानों पर बारिश कहर बनकर टूटी. बिजनौर में बारिश के चलते एक मकान की छत गिरने से एक मासूम बच्ची की मौत हो गई. इस घटना के चलते घर के मालिक शाहबाज व उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसके बाद शाहबाज की पत्नी को मुरादाबाद हायर सेंटर रेफर किया गया. इस घटना से पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है. हालांकि घटना में घायल पत्नी की भी हालत चिंताजनक बनी हुई है. सुबह 6 बज रहे थे, सुबह 6 बज रहे थे, बस यो पुराल उस पर रखी थी मैंने, 2-3 दिन सूख जाएगी. अब रात बारिश इतनी पड़ गई, उसने पुराल में पानी पी लिया तो पूरा सेट हमारे ऊपर, हमारे बच्चे सो रहे थे, वह हमारे ऊपर ही आ गई. गुजरात स्थित डीसा में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया देशमुख नानाजी बगीचा पिछले 2.5 साल से बंद पड़ा है, जिसका आज नगर पालिका अध्यक्ष ने निरीक्षण किया. गुजरात के डीसा में देशमुख नानाजी नाम का उद्यान 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया था, लेकिन डीसा के नागरिकों का मानना है कि डीसा लंबे समय से भाजपा के भीतर आंतरिक विभाजन के चलते पीड़ित है. पिछले 4 सालों से डीसा में विकास कार्य ठप पड़ा है, जिसका शिकार अब ये बागीचा है. यहाँ पेड़ तो लगाए गए हैं, लेकिन बागीचे की देखभाल नहीं हो रही, जिसकी वजह से कई पेड़ नष्ट हो गए हैं. इसी के चलते नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष विपुल शाह आज जमीनी निरीक्षण के लिए यहाँ पहुंचे. उन्होंने संकेत दिया है कि यदि उद्यान लोगों के लिए नहीं खोला गया तो अगले 1 महीने बाद वे गांधीनगर में मुख्यमंत्री के समक्ष एक प्रस्ताव पेश करेंगे और धरने पर बैठेंगे. हालમાં બગીચો જે 3 વર્ષ અગાઉ 2.5 કરોડના ખર્ચે ડીસા નગરપાલિકાની જનતા માટે બનાવવામાં આવ્યો, તે આજ દિન સુધી બંધ હાલતમાં, તાળાને કૂચીમાં બંધ હાલતમાં પડેલો છે. એનું એકમાત્ર કારણ એ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં ડીસામાં વર્ષોથી જૂથવાદ ચાલે છે. અગાઉના તત્કાલીન શાસકો જે એક અલગ ગ્રુપના હતા, જેમના દ્વારા આ બગીચાનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ નગરપાલિકામાં હાલના શાસકો જે સત્તામાં આરૂઢવાન છે, તે જૂથવાદ એ બીજા નંબરનું જૂથ છે. આ બે જૂથો વચ્ચે જે ઝઘડો ચાલે છે, એમાં ડીસા નગરની જનતાને પીસાવાનો વારો આવ્યો છે. 3 વર્ષ સુધી 2.5 કરોડના ખર્ચે બનેલો બગીચો આજે સાવ ઉજ્જડ બની ગયો છે. વેરાન અને વગડાઉ જંગલ જેવો બની ગયો છે. ફરીથી જો આ બગીચો તાત્કાલિક ચાલુ કરવામાં આવે તો હું માનું ત્યાં સુધી બીજા 25-50 લાખ રૂપિયા પણ ખર્ચવાનો વારો આવશે. તો એ ખર્ચ કોના પાપે? આ બધું પ્રજાના પૈસાના જોરે આ તાગડ ધીના કરવાવાળા સત્તારૂઢ થયેલા ભાજપના શાસકોને હું આપના ચેનલથી હું સ્પષ્ટ શબ્દે એમને સૂચન કરવા માગું છું. એ બગીચાની રજૂઆત થઈ છે મારી પાસે. હવે એની અંદર જે કંઈ પણ કાયદાકીય વિધિ થઈ છે, એ કાયદાકીય વિધિ માટે મેં બધા પેપર્સ માંગ્યા છે કે કાયદાકીય વિધિ તપાસીએ અને જોઈએ. અત્યારે મારી પાસે વિરોધ પક્ષની પણ રજૂઆત આવી, પણ એમની પણ ઈચ્છા એવી હતી કે આ બગીચો ચાલુ થાય. અન્ય ધારાસભ્યશ્રીની પણ ઈચ્છા એવી છે કે આ બગીચો ચાલુ થાય. જોઈએ આપણે એની અંદર શું કોઈ એમિકેબલ સોલ્યુશન નીકળતું હોય તો આપણે આગળનું વિચારીએ. મારા ધ્યાનમાં અગાઉ હતો જ,
મને પોતાને હજી 3.5 મહિના જ થયા છે. મારા ધ્યાનમાં ઇન્ફોર્મલ આ પ્રશ્ન હતો, પણ આજે જરા વધારે સ્પષ્ટતાથી એ પ્રશ્નની રજૂઆત થઈ છે. તો એ પ્રશ્નનો સ્ટડી કરીએ, પેપર્સ માંગ્યા ચીફ ઓફિસર પાસે, અને પછી એના ઉપર જોઈએ શું એની અંદર કાયદાકીય વિધિ છે સંડોવાયેલી, એના પછી એનો નિર્ણય કરીએ. वडोदरा के गोत्री सेवासी रोड इलाके में प्रिया टॉकीज निकट पुष्टि मार्गीय भव्य हवेली का निर्माण प्रस्तावित है, जिसका भूमि पूजन द्वारकेश लालजी महाराज के हाथों किया गया. वडोदरा के गोत्री इलाके के पेविलियन हाइट्स में कल्याण धाम हवेली का निर्माण शुरू किया गया है, जिसके भूमि पूजन के मौके पर वैष्णवाचार्य द्वारकेश लालजी महाराज, रेवेन्यू मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी, राज्य मंत्री मनीषा वकील, सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर केवुर रोकड़िया, विधायक सीमा मोहिले, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, साहित्यकार भाग्येश झा यहाँ मौजूद रहे. इस भव्य हवेली में श्री गोवर्धन धरण और श्री कल्याण राय जी प्रभु विराजमान होंगे. ત્યારે પેવેલિયન હાઇટ્સનું ખાતમુહૂર્ત હતું ત્યારે દ્વારકેશ લાલજી પધાર્યા હતા. એમણે પ્રેરણા આપી કે આ બાજુ આપણે વાસના ભાયલી સેવાસી અને ગોત્રી વિસ્તારમાં કોઈ હવેલી નથી, તો અહીંયા એક હવેલી બને તો આ બાજુના વૈષ્ણવો માટેને એક ધાર્મિક ક્રિયા કરી શકે. એમની પ્રેરણાથી, એમના આશીર્વાદથી આજે મંગલમય પ્રસય બની રહ્યો છે. અમારી પેવેલિયન હાઇટ્સમાં પણ વૈષ્ણવો ઘણા બધા સારા અત્યારે બુકિંગમાં આવેલા છે. અમારી અક્ષર પેલી સ્કીમમાં પણ વૈષ્ણવોની સારી સંખ્યા છે, અને દાદાના આશીર્વાદથી અને ઓલાજ કૃપાથી બને જલ્દી હવેલી બની જાય અને પાછા આપણે બધા પ્રતિષ્ઠામાં ભેગા થઈએ. શ્રી કલ્યાણધામ હવેલીનું નિર્માણ થવા જઈ રહ્યું છે પેવેલિયન હાઇટ્સના અંતર્ગત, અને પરબી શ્રી મુકેશભાઈ જમનાદાસભાઈ શાહના દિવ્ય મનોરથ સ્વરૂપે, એમના આધ્યાત્મ સંકલ્પ સ્વરૂપે જ્યારે આ સુંદર કાર્ય, આ હવેલીનું કાર્ય આજે મંગલ પ્રારંભ થયું છે, એનું ખાતપૂજન થયું છે. જલ્દીથી પ્રભુ હવેલીનું નિર્માણ કરાવશે અને જલ્દીથી પ્રભુની પધરામણી કરીશું, અને ત્યારે પણ આ જ રીતે આપણે સાથે મળીને ખૂબ પ્રેમથી, ખૂબ ભાવથી, ખૂબ શ્રદ્ધાથી આપણે બધા પ્રભુની પ્રતિષ્ઠા કરી અને આ વિસ્તારના વૈષ્ણવોમાં ધર્મ, સંસ્કૃતિ, સંસ્કાર અને વૈષ્ણવનું સમગ્ર તત્વચિંતન જીવનમાં ઉતરે તે માટેનું અનેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા, માનવ કલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા આપણે કલ્યાણધામ હવેલી ખાતેથી આપણે મંગલ કાર્ય પ્રારંભ કરીશું. देश भर में आज किसानों द्वारा रेल रोकने का आह्वान दिया गया था. रेल रोकने की कोशिश करने पर उत्तर प्रदेश में किसानों पर कार्यवाही की गई. पिछले दिनों हुए लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या मामले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग किसान संगठन कर रहे हैं. किसान आंदोलनों द्वारा आज किसान मोर्चा के आह्वान पर रेल रोको आंदोलन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत रेल रोकने के लिए आलमनगर स्टेशन पर भारी संख्या में किसान इकट्ठा हुए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर लखनऊ के इको गार्डन में रखा है. इस दौरान किसान नेता रविंद्र कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी. आज हम लोग जो है रेल रोको अभियान के तहत अजय मिश्रा टेनी जो गृह मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग, बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज हम लोग आलमनगर रेलवे स्टेशन पर गए थे. रेल रोकने के लिए वहाँ पुलिस ने हम लोग को गिरफ्तार किया, और किसानों का ये पूरा जो आंदोलन है, शहीद किसानों का जो शहादत हुई है, उसके हत्यारे अजय मिश्रा टेनी को जब तक गिरफ्तार बर्खास्त नहीं किया जाता है, तब तक ये अभियान लगातार चलता रहेगा. ये बहुत ही दुख की बात है कि लगातार किसान नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन अजय मिश्रा टेनी को न बर्खास्त किया जा रहा है, न गिरफ्तार किया जा रहा है. ये साफ साफ बता रहा है कि ये सरकार किसान विरोधी है. आज तक मोदी किसानों से जब भी बात करने की बात होती है, किसानों से बात नहीं करते हैं. इन तालिबान से बात करने की उनकी ज़्यादा उनको ज़रूरत पड़ती है. आज जब तक ये जो पूरा किसानों के को लेकर जो पूरा किसान इसी कानूनों को लेकर जो हमारी लड़ाई है, वो लगातार चलती रहेगी. जब तक तीनों किसान विरोधी कानून वापस नहीं हो जाते, तब तक MSP को कानूनी अधिकार नहीं बन जाता, जब तक बिजली बिलों को फिर से उसको रद्द नहीं किया जाता है, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी. और आज हमारा पूरा जो ये रेल रोको अभियान है, वो अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर है. इसके पहले भी 15 तारीख को हम लोगों ने योगी मोदी और अमित शाह का पुतला अजय मिश्रा टेनी का पुतला फूंकने के लिए भी गिरफ्तार किए गए थे, और आज भी गिरफ्तार किए गए हैं, और लगातार ये लड़ाई चलती रहेगी. और जब तक अजय मिश्रा टेनी गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं, तब तक ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी. लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के मामले में न्याय और केंद्रीय राज्य मंत्री को बर्खास्त करने की मांग को लेकर किसानों ने आज रेल रोको कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसके चलते लखनऊ में भी हाई अलर्ट के साथ पुलिस तैनात की गई है.
संयुक्त किसान मोर्चा का रेलवे रोको आंदोलन शुरू हो गया है, जिसके चलते आज शाम 4 बजे तक सभी रेल यातायात बाधित रहेगी। इन सबके बीच लखनऊ में भी रेल रोको आंदोलन के चलते धारा 144 लागू कर दी गई है और किसान ने अपने आंदोलन जारी रखने के लिए लखनऊ के उतरेटिया रेलवे स्टेशन को चुना है, जिसे देख प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर आ गई है। यहाँ पर रेलवे पुलिस, पीएससी सहित स्थानीय पुलिस को पहले से ही भारी संख्या में तैनात कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के नाहरगढ़ में दशहरा के एक दिन बाद परंपरा अनुसार विजयादशमी का पर्व कोरोना के दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए मनाया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित नाहरगढ़ में बीते 9 सालों से युवा समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी द्वारा दशहरा के एक दिन बाद विजयादशमी का पर्व आयोजित किया जाता है। इसी के चलते नाहरगढ़ की परंपरा अनुसार दशहरे के एक दिन बाद एकादशी पर असत्य पर सत्य की विजय की खुशी में झांकियां निकाली जाती है और अपने उत्साह को लोग प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इस बार कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए झांकियां अपने अपने निर्धारित स्थान पर खड़ी रही। वहीं बड़ी संख्या में नाहरगढ़ सहित आसपास के क्षेत्र के लोग एकादशी के अवसर पर झांकियों को देखने पहुंचे। इस साल भी समाजसेवी ओमगिरी गोस्वामी द्वारा प्रत्येक झांकियों को 7,100 रुपये नगद राशि दी गई। इसी के साथ ही अखाड़ा कलाकारों ने अपने करतब दिखाए। समाजसेवी गोस्वामी ने प्रत्येक झांकी का भ्रमण कर जायजा लिया। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस व प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। एकादशी का हमारे नाहरगढ़ की एक बहुत बड़ी पुरानी परंपरा है। दशहरे के दूसरे दिन यहाँ पे झांकियाँ निकाली जाती थी। कुछ समय पहले ये परंपरा धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। हम नाहरगढ़ के युवा साथियों ने एक जिम्मा उठाया और सभी जागरूक जितने भी नाहरगढ़ के लोग हैं सभी हमारे साथ आए। आज ये है कि ये 10वें वर्ष में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। यह परंपरा नित चली आ रही है। कोविड के कारण बीच में कुछ समस्याएं हुई, बट उसके बाद हम लोगों ने वापस से निर्णय लिया है कि इसको कोविड के प्रशासन के नियमानुसार और कोविड का पालन करते हैं इसको निकाला जाएगा। और आज आपने देखा होगा इसने भव्य रूप लिया है। ये हम सब लोग युवा लोगों की मेहनत है और उसका ही नतीजा है कि इतना सफल आयोजन हुआ है। रावण दहन का 60 साल पहले हम मिट्टी का पुतला बनाते थे, लेकिन 60 साल के बाद हमने इसका पुतला बना के दहन करना चालू किया। उसी दिन से विजय एकादशी का जुलूस चालू किया। शुरू में हम हनुमान जी के मंदिर की एक ही झांकी लेके आते थे। धीरे धीरे ये झांकियाँ बढ़ती 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई और कभी कभी 11 हुई और वापस फर्स्ट सेकंड थर्ड की कंपटीशन के कारण फिर ये 2 पे आ गई। लेकिन अब हमारे समाज सेवी ओमगिरी जी ने एक घोषणा करी कि कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, जितनी झांकियाँ बनेगी सबको 7100 रुपये दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले में शहीद गुजरात के खेड़ा के जवान को श्री राम एकेडमी द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गुजरात के वडोदरा, महसाणा और लिमड़ी में साल 2015 से श्री राम एकेडमी कार्यरत है, जो अब तक 3,850 से ज्यादा गुजरात के युवाओं को भारतीय सेना और सिविल सर्विस में भर्ती करवा चुके हैं। वीर शहीद हरीश सिंह परमार, जो खेड़ा के थे, 16 अक्टूबर 2021 को जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। वीर शहीद हरीश सिंह परमार ने 2016 में इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी और पिछले कई वक्त से वो देश की सुरक्षा में तैनात थे। उनकी शहादत के मौके पर श्री राम एकेडमी द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि देकर शहादत को सलाम किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में किरत सागर तट पर जिला प्रशासन की मौजूदगी में मंगल कामनाओं के साथ मां दुर्गा का विसर्जन हुआ। शोभा यात्रा, माता के जयकारे, पुष्प वर्षा के साथ किरत सागर तट पर सभी भक्तों ने नम आंखों से माता रानी को विसर्जित किया। उत्तर प्रदेश के महोबा सहित आसपास के क्षेत्रों में दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन मूर्ति विसर्जन के साथ हुआ। साथ ही शोभा यात्रा निकालकर धूमधाम से कीरत सागर तालाब में मूर्तियों का विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा और माता के जयकारे, पुष्प वर्षा के साथ महोबा सहित आसपास के क्षेत्रों के भक्तों ने नम आंखों के साथ माता रानी को विसर्जित किया। मूर्ति विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटित, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा था। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मूर्ति विसर्जन हुआ है। आज माँ अपने धाम को गई है और मैं माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ मेरे पूरे शहर को, पूरे नगर वासियों का अपना आशीर्वाद दे और स्वस्थ, मेरा नगर हमेशा स्वस्थ और समृद्ध रहे। इसी के आशा के साथ, आज इसी प्रार्थना के साथ हमने माता रानी को यहाँ विसर्जित किया है और अगले साल पुनः खुशहाली के साथ आगमन के लिए उनसे प्रार्थना की है।
उत्तर प्रदेश के जनपद महोबा में मानसिक बीमारी से पीड़ित एक पति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के पीछे के कारण को घरेलू विवाद बताया जा रहा है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने 62 वर्षीय महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये थाना श्रीनगर में रात को पति ने अपनी पत्नी को ग्राम सिजहरी में उसका मर्डर कर दिया, जिसके संबंध में थाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा उसके बेटे की तरफ से, मृतका के बेटे की तरफ से पंजीकृत किया गया है और उसमें जो है पति गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। गुजरात के पाटन जिला में खनिज विभाग द्वारा भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही से हड़कंप मच गया है। गुजरात के पाटन जिले के राधनपुर हाईवे पर खनिज विभाग के अधिकारी शैलेश पटेल द्वारा खान खनिज की चोरी कर रही 2 ट्रकों को जब्त किया गया है। इस कार्यवाही से माफियाओं में हड़कंप मच गया है। पाटन जिले में सरेआम राधनपुर इलाके में रेती की चोरी होती है और ऐसे में खान खनिज विभाग की ठोस कार्यवाही से खनिज चोरी करने वाले लोगों में डर देखा जा रहा है। VNM न्यूज स्टूडियो से ये थी अभी तक की दिन भर की खबरें। VNM टीवी की सारी खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। डेली हंट, IPTV, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर अब आप 24 घंटे VNM के न्यूज देख सकते हैं। देखते रहिए VNM न्यूज और खुद को रखिए खबरों से अपडेटेड। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।